हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे अच्छे हो। ठीक है, आज अपन जो जीके वाले बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पहली बार मुझे देख रहे होंगे। ठीक है, डेमो तो आपने देखा होगा, यूट्यूब यूट्यूब पे से तो नहीं आया मेरे को पता है। जो जीके साइंस ले रखा है उनके लिए तो ये पहली क्लास नहीं है, बट जो सिर्फ जीके वाले हैं उनके लिए पहली क्लास है। तो कुछ बातें बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस रहेंगी, सैटरडे को नो क्लास। संडे को जो है अपना भी कोई क्लास नहीं रहेगी, संडे को अपना टेस्ट रहेगा। इस संडे को टेस्ट है, कल या फिर परसों में आपको अपडेट मिल जाएगा सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट का। प्रिपेयर रहना भाई उस चीज के लिए, मतलब जो पढ़ा होगा वही सिलेबस रहेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर अपन सैटरडे को क्या करेंगे, सैटरडे को अपन लाइव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जो होपफुली इस सैटरडे को स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले सैटरडे को स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन लाइव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपना जोर रहेगा, बिकॉज बिना क्वेश्चन सोल्व किए भाई कुछ नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को कोई मैसेज नहीं करेगा भाई क्लास हुई नहीं हुई, ठीक है। संडे को कोई मैसेज नहीं करेगा क्लास हुई नहीं हुई, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आप डाउट आउट पूछ सकते हो यार, ठीक है, डाउट आउट पूछ सकते हो, बट डाउट होनी चाहिए रिलेवेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसे ही, तो ये मेरे को इस चीज से नफरत है कि ये उसके ऐप में तो फलानी चीज है, उसके ऐप में तो दिखनी चीज है, ठीक है। तो उसके ऐप में वो पढ़ाई नहीं थी इसलिए तुम वहां नहीं गया ना, ठीक है, इसलिए था करना। तो ये थोड़ा सा ये मत करना। उसके अलावा पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट पूछो, ठीक है। और नंबर मैंने दे ही रखा है आपको, जिनको नहीं दे रखा बता देता हूँ। 93 51 46 46 55, ठीक है, तो ये नंबर है और इस पर कभी मैसेज कर सकते हो। करें स्टार्ट। एक डाउट आपका डेली रिपोर्ट और डेली टास्क वाला सिस्टम है, ये बता देता हूँ क्या है। डेली आपको एक टास्क दिया जाएगा और 10:30 बजे डेली आपको 10:30 बजे का एक टास्क दिया जाएगा। डेली का आपको 10:30 बजे एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है। 10:30 बजे है ना, रात को है ना। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है अगले दिन। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है अगले दिन, ठीक है। और आपको नेक्स्ट अगली जो रात है उस 10:30 बजे आपको वापस जो है एक टास्क अलग मिल जाएगा। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। ये टास्क क्या होंगे, हमें कोई घर का काम कराओगे, मैं घर का काम भी कराऊंगा तुम लोगों से। टास्क देंगे आपको, कोई टॉपिक देंगे, वो टॉपिक आपको तैयार करना है। ऐसे आपको डेली हम टास्क देते जाएंगे, आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे और आपको जो है सिलेबस टाइम से खत्म हो जाएगा, पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स देना आपको जरूरी है, बस यही आप तुम्हारी कोशिश है। तो इस नंबर मैंने बताया आपको 93 51 46 46 55, इस पे मैसेज कर लेना मेरे को टास्क के लिए। चलिए, इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे, अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट करें, तुम लोगों ने मेरा आर्ट एंड कल्चर देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस तो अपलोड हो ही जाएंगी इस पे, ठीक है, वो वाली, ठीक है। बाकी इतिहास के प्रमुख स्रोत अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान इतिहास के प्रमुख अपन स्रोत पढ़ रहे हैं किसके, राजस्थान इतिहास के, है ना। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि फिर किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, राजस्थान इतिहास के, है ना। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती, जो बाकी टीचर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके टाइम पे ये पेन मोटा चलता है, मेरे टाइम पे पतला चलता है, ये रीजन मुझे नहीं समझ में आया। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बन के बात करनी है, ठीक है। भाई मतलब क्या है इसका, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत मतलब क्या है इसका, समझना ध्यान से। मैंने कहा राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें कैसे पता लगा भाई कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, हमें कैसे पता लगा। तो उसके प्रमुख स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। आज हम कह देते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर फलानी चीज हुआ करती थी, हमें कैसे पता चला। तो उसके कुछ सोर्सेस होंगे ना, उसके कुछ तो सोर्सेस होंगे कि भैया कोई तो स्रोत होगा जिससे हमें पता चला होगा कि फलानी चीज पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगा, तो कुछ स्रोत है, प्रमुख स्रोत है राजस्थान इतिहास के, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा ये जो इतिहास के जो स्रोत है ना, वो 3 प्रकार की होते हैं। कैसे कैसे, मैंने कहा देख, एक होता है पुरातात्विक। कैसा होता है, पुरातात्विक। एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत मजा आएगा भाई। पुरातात्विक, विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार, ठीक है। और आपका साहित्यिक। तो आपके 3 प्रकार के अपन को स्रोत मिलते हैं, एक पुरातात्विक, एक विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार हो गए, और एक आपका साहित्यिक, ठीक है। पुरातात्विक का मतलब क्या होगा, मतलब कोई अभिलेख अपन को मिल गया। अभिलेख क्या है, जैसे कोई शिलालेख, कोई पत्थर पर कोई चीज लिखी हुई मिल गई अपन को, कोई आपके दीवारों पर कोई चीज लिखी हुई मिल गई, ठीक है। कोई मंदिर की आपकी जो दीवारें उन पर लिखी हुई कोई चीज मिल गई, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तुम्हारे अभिलेख हो गए। कोई आपके जो पत्ते हैं उनके ऊपर लिखी हुई कोई चीज मिल गई हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, आपके अभिलेख होते हैं, ये पुरातात्विक में आ जाते हैं। उसके अलावा सिक्के अपन को मिल गए कहीं। उसके अलावा मर्द भांड अपन को मिल गए। मर्द भांड क्या है, मिट्टी से बने हुए जो बर्तन है वो अपन को मिल गए। उनसे क्या अपन को पता लगता है कि ये इतिहास में ऐसी चीजें रही होंगी। ये क्या है, प्रमुख स्रोत आ जाते हैं किसमें, पुरातात्विक में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, आपके
पुरातात्विक में आ जाते हैं। भैया आपके विदेशी यात्री और इतिहासकार में क्या आएगा? मैंने कहा जैसे कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, गौरी शंकर आपका गौरी शंकर हीरानंद ओझा है, ठीक है, मुणत और आपका मुणत नेंसी है, ठीक है, और कवि बांकीदास है। तो ये क्या है आपके कुछ इनमें विदेशी यात्री कर्नल जेम्स टोड आ जाएंगे और इतिहासकार में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार है ये हमें जो है हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे उनके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। और साहित्य में आप बताइए, आपको साहित्य के अंदर क्या आ जाएंगे, कुछ ग्रंथ आ जाएंगे, कुछ ग्रंथ आ जाएंगे जो हमें क्या बताते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताते हैं। जैसे साहित्य में आ जाएंगे आपके धार्मिक हो गए कुछ, और कुछ धर्मोत्तर हो गए। धार्मिक आ जाएंगे तुम्हारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैन नहीं है, जैन है भाई, ठीक है, गलती हो गई, माफी चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ कर लेना जैन धर्म, ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा जैन धर्म, है ना। तो यार इसको काटे दो यार, जैन धर्म, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा धर्मोत्तर में आ जाएगा तुम्हारा कौटिल्य ने बुक लिखी जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसके अंदर जो है आपका ये बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। एक अपन डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत का मतलब यही है कि राजस्थान की हिस्ट्री जो है हमें कैसे पता लगी, क्या सोर्सेस जो है जिससे हमें पता लगी कि राजस्थान की हिस्ट्री ऐसी थी, उस सोर्सेस के बारे में बात करनी, उस स्रोतों के बारे में अपन को बात करनी है। तो मैंने कहा उन स्रोतों को अपन 3 भागों में बांट रखा है, पुरातात्विक, विदेशी यात्री हो गए, या फिर इतिहासकार राजस्थान के हो गए, या फिर साहित्यिक हो गए, ठीक है। तो एक एक की अपन बात करेंगे। पहले अपन बात पढ़ेंगे पुरातात्विक को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन पुरातात्विक पे आएंगे। मैंने कहा पुरातात्विक जो है ना, इसमें पहला है आपका अभिलेख है, ठीक है। क्या है आपका अभिलेख है। अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया कि चाहे आपकी शिलाओं पर कोई लेख लिखा हुआ मिल जाए, आपको कोई शिलाओं पर लेख लिखा मिल जाए, ठीक है। जैसे अब कोई कई सालों बाद में, ठीक है, पता लगेगा कोई मतलब और जनरेशन आ जाएंगी, ठीक है, वो खुदाई करेंगी और उनमें क्या है दीवारों पर लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, सुमन, लव, राकेश, ये लिखा हुआ दिखाई देगा उनको चट्टानों पे और दीवारों पे, ठीक है। उनका तो जी खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, पर बात करेंगे पुराने इतिहास की बात करें तो पुरातात्विक के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोई सुमन राकेश हो तो दिल पे मत लेना भाई, ठीक है। अभिलेख की बात करें तो शिलालेख है, तो पत्थरों पर, चट्टाने जो है उन पर क्या है आपका, शिलाओं पर क्या है लेख लिखे हुए हैं, उनसे अपन को इतिहास का पता लगता है। आपके गुहा लेख हो गए, ठीक है, गुहा या फिर गुफा लेख, ठीक है, गुफा के अंदर कोई लेख लिखा हुआ है उस पे ऊपर को पता लगता है। स्तंभ लेख है, जो स्तंभ है उनके ऊपर कुछ लेख लिखा हुआ है, उनसे अपन को पता लगे, ठीक है। तो यह जो लेख लगे लिखे हुए होते हैं उनसे अपन को आइडिया लगता है कि पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी राजस्थान के अंदर, ऐसा ऐसा हुआ करता था, राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन को पता लगता है। सिक्के हो गए, ठीक है, जो सिक्के हैं इनसे भी अपन को पता लगता है। कैसे पता लगता है वो अपन आगे बात करेंगे। जो आपके सिक्के हैं इनसे भी अपन को पता लगता है कि राजस्थान का इतिहास ऐसा हुआ करता था, इस प्रकार के सिक्के चलते थे, सिक्कों से भी अपन को बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। उसके अलावा मर्द भांड, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनसे भी बहुत कुछ आइडिया लगता है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं पुराने टाइम के, तो उनसे भी क्या है पता लगता है कि राजस्थान का इतिहास जो है उसके बारे में अपन को पता लगता है, सोर्स है राजस्थान इतिहास का। विदेशी यात्री जो है इनकी भी अपन की बात करेंगे। उसके अलावा साहित्यिक में आ जाएंगे अपन, इनकी बात करेंगे, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अभिलेख की। किसकी बात करेंगे? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभिलेख क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। भैया क्या होते हैं अभिलेख, मैंने कहा अभिलेख क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अभिलेख के बारे में मैंने बात करी, तो अभिलेख जो है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोग्राफी कहलाती है। जो आपके अभिलेख के अंदर कौन आ जाएंगे, जैसे आपको कोई भी लिखी हुई चीज है, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, ये सारी चीजें, गुहा लेख हो गए, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे? अभिलेख के अंदर आ जाएंगी। और अभिलेखों का अध्ययन करना, अभिलेखों की स्टडी करना क्या कहलाती है? एपियोग्राफी कहलाती है। जैसे इतिहास की स्टडी करना हिस्ट्री, ठीक है, वैसे ही अभिलेखों की स्टडी करना आपका एपियोग्राफी कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम जो है सम्राट अशोक द्वारा जो है अभिलेख की जो है वो आपकी शुरुआत करी गई थी। अभिलेखों की शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी? ठीक है, वो आपके सम्राट अशोक द्वारा जो है इनकी शुरुआत करी गई थी। सम्राट अशोक को प्रेरणा कहां से मिली? मैंने कहा ईरान से इन्होंने प्रेरणा ली थी अभिलेखों की, ठीक है। वापस बोलूंगा, अभिलेखों का अध्ययन की अपन बात कर रहे हैं तो एपियोग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम जो है सम्राट जो अशोक द्वारा जो है ये अभिलेख जो स्टार्ट किए गए थे, और इन्होंने सम्राट अशोक ने प्रेरणा कहां से ली? भाई अपने मन की उपज थोड़ी के अभिलेख लिखवा लें, ठीक है। तो इन्होंने कहां से प्रेरणा ली? इन्होंने ईरान से कहा ये प्रेरणा ले ली थी। ईरान में अभिलेख पहले से लिखा करते थे, सम्राट अशोक ने वहां से प्रेरणा ली और अपने यहां भी काम चालू कर दिया। अब एक अभिलेख टर्म हो गई, अभिलेख समझ में आई आपको क्या होता है? एक टर्म आती है
आपकी टर्म आती है प्रशस्ति, ठीक है, क्या टर्म आती है, प्रशस्ति। ये प्रशस्ति क्या होती है, मैंने कहा किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख हो, किसी वंश या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। तो प्रशस्ति जो है ना, प्रशस्ति का मतलब यहां ध्यान में रखना, प्रशस्ति जो टर्म है वो क्या कहती है कि किसी वंश, कोई भी वंश हो गया या फिर किसी व्यक्ति की प्रशंसा में कोई लेख लिखा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, प्रशस्ति कहेंगे। अच्छा भैया ठीक बात कह रहे हो आप। मैंने कहा एक बात और ध्यान में सुन लेना, प्रशस्ति जरूरी नहीं है कि शिलाओं पर ही लिखी हुई हो, पत्थरों पर ही लिखी हुई है, जरूरी नहीं है। प्रशस्ति जरूरी नहीं है कि दीवारों पर ही लिखी हुई हो, जरूरी नहीं है। प्रशस्ति जरूरी नहीं है कि आपके पत्तों पर लिखी हुई हो, जरूरी नहीं। प्रशस्ति कागज में भी हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है, लेकिन प्रशस्ति का मतलब ये होता है आपका कि किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख प्रशस्ति कहलाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो बताइए। होना तो नहीं चाहिए, पर होना तो नहीं चाहिए भाई। प्रशस्ति का मतलब क्या बताया मैंने आपको, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है भाई। प्रशस्ति किसी पर भी हो सकती है, दीवार पर, चट्टान पर, पत्थर पर, किसी पर भी हो सकती है, कागज में किसी भी हो सकती है ना। बस प्रशस्ति का मतलब ये होता है किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख। अगला आता है अपना शिलालेख आता है ना, शिलालेख। शिलालेख तो नाम से पता लग रहा है कि शिलाओं पर यह लेख लिखा हुआ होगा, पत्थरों पर यह लेख लिखा हुआ होगा। तो राजस्थान के अधिकांश शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में है। जो आपके राजस्थान के जितने अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। जितना पढ़ेंगे उतना मैं याद करा के जाऊंगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। राजस्थान के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, और कुछ क्या है आपके राजस्थानी भाषा में है। तो राजस्थान के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में मिले अपन को, संस्कृत भाषा में, और कुछ आपके राजस्थानी के अंदर अपन को मिले हैं। शिलालेख मिलते हैं, ठीक है, शिलालेख कहां मिलते हैं, मैंने कहा मंदिर में, ठीक है, मंदिर की दीवारों पर हमको शिलालेख जो लेख है वो देखने को मिल सकते हैं। तालाब के किनारे जो आपके जो पत्थर हैं उनके ऊपर अपन को लेख शिलालेख मिल सकते हैं। और उसके अलावा बावड़ी जो है ना, बावड़ी जो है वहां पर भी अपन को शिलालेख जो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो शिलालेख कहां कहां मिल सकते हैं, तो मैंने कहा मंदिर, तालाब के किनारे, बावड़ी जो है यहाँ पर अपन को शिलालेख मिल सकते हैं। जो शिलालेख है वो कहाँ किस पर लिखे जाते हैं, मैंने कहा नाम सुनता लग रहा है, तो आपकी शिलाओं पर, पत्थर, ठीक है, दीवारों पर जो लिखे गए लेख जो है उनको अपन शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसको कहेंगे, शिलाओं, पत्थर, दीवारों पर लिखे गए लेख को अपन क्या कहेंगे, शिलालेख कहेंगे। वापस रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मस्त मजा आएगा भाई, ठीक है, मजा आना चाहिए भाई, बोरिंग नहीं होना चाहिए। शिलालेख की बात कर रहे हैं अपन, शिलालेख क्या है, शिलाओं पर लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो शिलाओं, पत्थर, दीवारों पर लिखे गए लेख को अपन शिलालेख कहेंगे, पहली बात तो क्लियर हो गई। तो शिलाओं, पत्थर और दीवारों पर लिखे गए लेख को अपन शिलालेख कहेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या अरे नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो मैंने कहा राजस्थान के अधिकांश जो शिलालेख है वो किस भाषा में है भाई, संस्कृत भाषा में, और कुछ किसमें है आपके राजस्थानी भाषा में। तो राजस्थान के अधिकांश शिलालेख संस्कृत भाषा में, कुछ किसमें राजस्थानी भाषा में। शिलालेख कहां मिलते हैं, मैंने कहा मंदिर, तालाब के किनारे और बावड़ी, ठीक है, यहां पर आपको शिलालेख मिलेंगे। फिर आते हैं सिक्के। सिक्कों की अपन बात करें, ठीक है, और डिटेल में आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सिक्के की बात करें अपन, तो मैंने कहा सिक्के क्या बताते हैं अपन को इतिहास के बारे में। मैंने कहा शिलालेख पर तो इतिहास लिखा हुआ भाई, पता लग जाएगा कि फलानी चीज पहले हुआ करती थी। सिक्के क्या बताते हैं अपन को, है ना। सिक्कों के बारे में बात करें तो सिक्के जो होते हैं वो सीमाओं के बारे में बताते हैं। ये सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, सीमाओं के बारे में क्या है, ये क्या है, सिक्के बताते हैं कि सीमा कौन कौन सी लगती थी, इसके बारे में बताते हैं। धर्म के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे धर्म कौन से होते थे, उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा आर्थिक और जो सामाजिक उस टाइम की जो है क्या स्थिति थी, उस टाइम पर आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में भी सिक्के जो है वो चीज बताते हैं। तो सिक्के किस किस के बारे में जानकारी देते हैं, सीमा के बारे में जानकारी देते हैं, धर्म के बारे में, आर्थिक और सामाजिक जो जानकारी अपन को सिक्कों से मिलती है। पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है भाई, पता होना चाहिए। सीमा, धर्म और आपका आर्थिक और सामाजिक जो जानकारी है वो अपन को सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर आपका अपन ने बात कर रहे थे किसमें, आपका जो पुरातात्विक आपका जो है, ठीक है, आपका जो पुरातात्विक जो है, इसके अंदर अपन ने अभिलेख की बात करी। अभिलेख में अपने शिलालेख, ठीक है, गुहा लेख हो गए, आपके स्तंभ लेख हो गए, तो ये सारे इसमें आ गए दीवारों पर, ठीक है, आपकी गुहा में, ऊपर वगैरह में लिखे हुए हैं। सिक्के की बात करें पहले, अब बात करें मृदभांड की, ठीक है। ये मृदभांड क्या है, इधर देखो, मृदभांड का मतलब क्या है, अमृत नहीं है यहाँ पर, मृदभांड है ना, मृदभांड, ठीक है। मृदभांड की बात करें तो मतलब क्या है, मिट्टी के बने बर्तन, है ना। तो मिट्टी के जो बने बर्तन उनको क्या कहेंगे, मृदभांड कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होगी, मिट्टी के बने बर्तन को क्या कहेंगे, मृदभांड कहेंगे। अच्छा भैया ठीक है। तो मिट्टी के जो मृदभांड है वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक निम्न, एक मध्य और एक आपके उच्च।
भैया क्या मतलब है इनका? मैंने कहा पहली बात तो आपको ये बता होनी चाहिए कि मर्द भांड क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मर्द भांड होते हैं। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर आपको कि मर्द भांड जो है आपके वो 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका निम्न, एक आपका मध्य और एक आपका उच्च। अच्छा भैया, मैंने कहा निम्न वाला कौन सा होगा? जो लाल और काले रंग का होगा वो तुम्हारा निम्न वाला होगा, जिसमें लाल रंग क्या होगा? प्रमुख होगा। ऐसा मर्द भांड, ऐसा मिट्टी का बना बर्तन है जिसमें लाल रंग प्रमुख है और थोड़ा बहुत काला है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? निम्न में आ जाएगा। और ऐसा बर्तन मध्य वाला, ठीक है, ऐसा मर्द भांड जो आपका काला रंग का, मुख्य रूप से काले रंग का होगा, थोड़ा सा उसमें लाल हो, वो मका मध्य हो जाएगा। और उच्च वाला हो जाएगा जिनमें चित्रित धूसर हो, मतलब जिनमें चित्र बने हुए हो, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा उच्च वाला हो जाएगा। तो मर्द भांड के बारे में बात सुनो भाई। मिट्टी के बने हुए बर्तन क्या कहेंगे? मर्द भांड कहेंगे। मैंने कहा 3 प्रकार के हैं जी, निम्न, मध्य, उच्च। निम्न वाला कौन सा है? जो आपका मेन उसमें लाल रंग होगा, थोड़ा उसमें काला होगा, वो निम्न हो जाएगा। इसमें मेन काला हो और थोड़ा लाल हो, वो तुम्हारा मध्य हो जाएगा। जिसमें चित्रकला लगाई हुई हो, वो तुम्हारा उच्च हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? भैया आई बात तो समझ में हमें आ तो रही है। मैंने कहा आ रही, बस यही तो चाहिए। अब आते हैं अपन अभिलेखों पे। अब आते हैं अपन किस पे? अभिलेख पे, है ना। अभिलेख स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभिलेख अभिलेख में बात करेंगे अपन, शिलालेख की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शिलालेख। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका घोसुंडी शिलालेख। कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख की बात करेंगे ना। घोसुंडी का शिलालेख कौन सा शिलालेख है? घोसुंडी का शिलालेख है। अच्छा, कहाँ मिला ये अपन को? घोसुंडी का शिलालेख जो कहाँ मिला? मैंने कहा ये घोसुंडी गांव में, चित्तौड़गढ़ में मिला। कहाँ मिला ये? घोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ में ये इसकी प्राप्ति हुई। किसने खोजा? खोजा किसने? तो याद रखना भाई, खोजा किसने? तो कवि राजा श्यामल दास ने खोजा। किसने खोजा? कवि राजा श्यामल दास ने खोजा। कब खोजा? 1887 ईस्वी में खोजा। कब खोजा? 1887 ईस्वी में खोजा। अच्छा, ये कवि राजा श्यामल दास कौन थे? मैंने कहा ये मेवाड़ के कवि थे। कौन थे ये? मेवाड़ के कवि थे। और ये कहा, मेवाड़ में कहा? मैंने कहा महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ये कौन थे? ये कवि राजा श्यामल दास कौन थे? मैंने कहा मेवाड़ के कवि महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे ये। अच्छा, ठीक है भैया। मैंने कहा महाराणा सज्जन सिंह जो है ना, उन्होंने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, सुनना भाई ध्यान से। मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा गोसुंडी का जो शिलालेख है वो कहाँ मिला? गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ में मिला। तो किसने खोजा? कवि राजा श्यामल दास ने खोजा। कब खोजा? 1887 ईस्वी में खोजा। और क्या बोला मैंने कहा कवि राजा श्यामल दास कहाँ के कवि थे? मेवाड़ कवि थे। किसके, कहाँ के दरबारी कवि थे ये? मैंने कहा महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। और महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि इनको दी थी, कवि राजा श्यामल दास को। कोई दिक्कत, कोई समस्या है कि इसमें? नहीं होनी चाहिए। तो एक बात सुनो मेरे ध्यान से। मैंने कहा कवि राजा श्यामल जो दास है, इन्होंने जो है वीर विनोद ग्रंथ लिखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ जो है वो यहां पर लिखा। अच्छा भैया, वापस एक बार पढ़ेंगे अपन। मैंने कहा गोसुंडी का शिलालेख अपन पढ़ रहे हैं। कहाँ मिला? गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ में मिला। कोई बात इसमें कोई दो राय ही नहीं, याद हो गया भैया में, ठीक है। गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़, गोसुंडी गांव। मैंने कहा किसने खोजा? कवि राजा श्यामल दास ने खोजा। खत्म हो गई बात। 1887 में खोजा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कवि राजा श्यामल दास जो कहाँ कवि थे? मेवाड़ी कवि थे, ठीक है। जो आपके महाराणा जो सज्जन सिंह है, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। कवि राजा आपके श्यामल दास जो है, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ो। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम जो है ये जो शिलालेख खोजा किसने? वो खोजा तो कवि राजा श्यामल दास ने खोजा था, लेकिन इस शिलालेख को पढ़ा किसने सबसे पहले? तो मैंने कहा सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का जो श्रेय है वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को दिया गया, है ना। तो सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको दिया गया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को दिया गया। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख की बात कर रहे हैं भाई। आगे बात करें अपन, तो इस शिलालेख की भाषा कौन सी थी? इस शिलालेख की भाषा कौन सी थी? मैंने कहा राजस्थान के जो शिलालेख हैं उनकी जो आपकी मुख्य जो मोस्ट भाषा जो कौन सी? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में क्या है आपका? ये शिलालेख था। यह शिलालेख, ठीक है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। ये शिलालेख कब का है? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का आपका क्या है? ये शिलालेख है। अच्छा, राजस्थान में वैष्णव, ठीक है, वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण इसी में मिलता है। तो जो आपका ये जो शिलालेख है इसके अंदर अपन को क्या पता लगता है कि राजस्थान में जो वैष्णव और जो भागवत संप्रदाय है उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण इसी में मिलता है, इसी शिलालेख में मिलता है। तो देखो शिलालेखों से क्या है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वही अपन बात करें कि हिस्ट्री का स्रोत है, ये इतिहास का स्रोत है। समझ में आ रही क्या बात है? ठीक है।
इसकी भाषा मैंने क्या बताई आपको, इस शिलालेख की जो भाषा है वो तो संस्कृत भाषा थी, लेकिन अगर आपको पूछ ले इस शिलालेख की लिपि कौन सी थी, तो इस शिलालेख की लिपि याद रखना, लिपि जो थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी। ढंग से लिख लेना इसको, कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि है ना, मैं थोड़ा अंग्रेजी में लिख देता हूं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि है ना, जिनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि थी है ना। यह शिलालेख एक मंदिर पर मिला, कहां मिला, ये एक मंदिर पर मिला। कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर पे मिला। कौन सा, वैष्णव मंदिर। और वैष्णव मंदिर जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है, ये वो वैष्णव मंदिर है जो प्राचीन, सबसे राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है, उसकी उसकी उस मंदिर पर ये आपका शिलालेख जो वो मिला। वापस एक बार पढ़ेंगे फिर इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। शिलालेख अपन पढ़ रहे हैं, शिलालेख के अंदर पहला अपना गोसुंडी का शिलालेख है। कहां मिला भाई, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है। खोजा किसने, कवि राजा श्यामल दास ने खोजा इसको। कब खोजा, 1887 ईस्वी में। मेवाड़ के कवि थे महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। इन्होंने क्या लिखा, वीर विनोद ग्रंथ लिखा। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको दिया गया, तो डॉक्टर डी आर भंडारकर को दिया गया। इस शिलालेख की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है। यह शिलालेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। कब का है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे जो प्राचीनतम प्रमाण इसी शिलालेख में मिलता है। तो राजस्थान में जो वैष्णव और भागवत संप्रदाय है उनका सबसे जो प्राचीनतम जो प्रमाण है वो इसी शिलालेख में मिलता है। अगर आपको लिपि पूछ ले, भाषा याद रखना संस्कृत भाषा है भाई, और लिपि पूछ ले आपको, तो इसे इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। यह शिलालेख कहां मिला, मैंने कहा एक मंदिर पर मिला। कौन से गांव में, घुसुंडी गांव में एक मंदिर पर मिला। जिस वो मंदिर कौन सा है, वैष्णव मंदिर। और ये वो वैष्णव मंदिर जिस पर ये शिलालेख मिला वो राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या, पहला शिलालेख अपना डन है, पहला शिलालेख जो है अपना वो डन हो गया। अच्छा आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे चीजें दिमाग में सेट होती जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। मानमोरी का शिलालेख कौन सा है, मानमोरी का शिलालेख, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पाल पर ये जो है आपका शिलालेख मिला। कहां मिला ये, मैंने कहा मानमोरी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पाल पर ये मिला, ठीक है। इस शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है सारी, है ना। तो इस शिलालेख में किसकी जानकारी मिली, मौर्य वंश की जानकारी अपन को मिलती है। कहां मिला ये, चित्तौड़गढ़ में जो मानसरोवर झील है उसकी पाल पर मिला, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, जो कर्नल जेम्स टोड है वो इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे। मानमोरी का जो शिलालेख है इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे और ले भी गए थे, लेकिन रास्ते में वजन लगा उनको, तो उन्होंने क्या किया, इस शिलालेख को किसमें फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो मानमोरी का जो शिलालेख है इसके बारे में ध्यान सुनना भाई, चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पाल पर ये जो आपका शिलालेख है वो मिला। इस शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड जो है इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरे ख्याल से यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड पानी पी लो, फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो पढ़ो भाई, इसको रिवाइज करो, वापस वापस रिवाइज करो। चलिए, तीसरा आपका सम्राट अशोक की शिलालेख। किसके, सम्राट अशोक की शिलालेख, ध्यान से सुनना भाई। सम्राट अशोक की शिलालेख कहां मिले, सम्राट अशोक की शिलालेख मिले बेराट, कहा, बेराट में, ठीक है। कहा, बेराट में, ठीक है। अभी बेराट आज के टाइम पे कहा, मैंने कहा विराटनगर नाम हो गया उसका, क्या है, विराटनगर। विराटनगर कहाँ है, जयपुर में है, जयपुर में एक जगह विराटनगर, ठीक है। वहां से क्या है, सम्राट अशोक की शिलालेख मिले। तो जब सम्राट अशोक के शिलालेख कहां मिलते हैं, विराटनगर जयपुर में मिलते हैं, ठीक है। और विराटनगर का पुराना नाम क्या था, पेराट सभ्यता। क्या नाम था, पेराट सभ्यता। तो मैं सुनना ध्यान से, मैंने कहा जो आपके सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, विराटनगर जयपुर, ये आज का नाम है, पुराने टाइम पे नाम था बेराट सभ्यता, ठीक है। यह शिलालेख पीजक की पहाड़ी से मिलते हैं। तो मैंने कहा तो विराटनगर जयपुर में है, विराटनगर जो जयपुर में है वहां एक पहाड़ी है, वहां क्या है, एक पहाड़ी है, वहां एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है, पीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है वो, पीजक की पहाड़ी है ना। कौन सी पहाड़ी है भाई, पीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। और उस बीजक की पहाड़ी के ऊपर, उस बीजक की पहाड़ी पर क्या मिलते हैं अपन को, यहां से क्या मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, और दो शिलालेख अपन को मिलते हैं।
अपन को क्या मिलते हैं यहाँ से? दो शिलालेख मिलते हैं। सुना ध्यान से, मैंने कहा सम्राट अशोक की जो की शिलालेख है वो कहाँ से मिलते हैं अपन को? सम्राट अशोक की शिलालेख अपन को मिलते हैं विराटनगर जयपुर में मिलते हैं। विराट सभ्यता पुराना नाम है। यह शिलालेख जो है वो कहाँ से मिलता है अपन को? बिजक की पहाड़ी जो कि विराटनगर में ही है, इससे मिलते हैं। पहला है आपका, इसमें जो दो आपको शिलालेख मिलते हैं आपके सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहां से मिलते हैं? विराटनगर जयपुर में। और जो बिजक की पहाड़ी है उस पे दो शिलालेख मिलते हैं, ये दोनों ही किसके हैं? आपके सम्राट अशोक के शिलालेख बोलते हैं इनको ना। तो ये क्या पहला आपका जो शिलालेख है उसका नाम क्या है? भाबरू का शिलालेख। कौन सा है? भाबरू का शिलालेख है ना। तो भाबरू का शिलालेख जो है ये 1837 के अंदर खोजा गया। कब खोजा गया? ये 1837 में खोजा गया। एग्जैक्ट ईयर याद पता होना चाहिए मेरे भाई। कब खोजा गया? ये 1837 में खोजा गया। अच्छा, किसने खोजा? तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। किसने खोजा? एक ब्रिटिश अधिकारी थे, कैप्टन बर्ट द्वारा। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है, वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो भाबरू का जो शिलालेख है, किसका? भाबरू का जो शिलालेख है वो 1837 में खोजा गया, कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया, ब्रिटिश अधिकारी थे। इसमें क्या जानकारी मिलती है अपन को? जो भाबरू का जो शिलालेख है इस पर अपन को क्या जानकारी मिलती है? मैंने कहा पहली जानकारी अपन को यहां मिलती है कि मगध के राजा सम्राट अशोक थे। इस आपको शिलालेख से अपन को क्या मिलता है कि जानकारी ये मिलती है पहली कि मगध के जो राजा कौन थे? सम्राट अशोक थे। समझ में आई क्या बात है? इंपॉर्टेंट समझ में आ रही शिलालेखों की, कैसे इसकी पता लगती है? समझ में आई बात है? ठीक है, से मैंने कहा भाबरू का शिलालेख 1837 में खोजा गया, कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया। जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। मैंने कहा मगध के राजा सम्राट अशोक थे। पहली जानकारी अपन को ये मिली। भैया दूसरी जानकारी बताओ। मैंने कहा दूसरी जानकारी यहाँ पर आपको ये मिलती है, बुद्ध धम्म और संघ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? बुद्ध धम्म संघ के बारे में लिखा हुआ था। भैया ये बुद्ध धम्म संघ ये क्या है? मैंने कहा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। इन तीन शब्दों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। इन दोनों शब्दों क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म के क्या कहते हैं? इनको त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इनको कहा जाता है ना, त्रिरत्न। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? तो बुद्ध धम्म और आपका संघ, इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। और क्या जानकारी अपन को मिली कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बात अपन को पता लगती है। तो जब भाबरू का जो शिलालेख है उसमें क्या क्या पता लगा अपन को? एक बात पता लगी कि मगध के राजा सम्राट अशोक थे। दूसरी बात अपन को पता लगी बुद्ध धम्म और संघ इसके बारे में लिखा हुआ था, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। उसके अलावा क्या पता लगा यहाँ पर कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। तो ये बातें अपन को यहां से पता लगती हैं। इसके बारे में एक बात और है कि 1837 में जो खोजा गया, 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में इसको भेज दिया। कहां भेज दिया? कलकत्ता संग्रहालय में इसको भेज दिया। और वहां पर ये भाबरू का शिलालेख है वहां पर संग्रहित है, सुरक्षित है। ठीक है, अगला है आपका बेराट का शिलालेख है ना। बेराट का शिलालेख है। ये बेराट का शिलालेख कब खोजा गया? मैंने कहा ये 1877 में खोजा गया। ठीक है, 1877 में, वो 1837 में, ये 1877 में। मैंने कहा अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, कालाइल कौन से अंग्रेज अधिकारी? वो भी अंग्रेज अधिकारी थे, बर्ट, कैप्टन बर्ट। ये क्या है? अंग्रेज अधिकारी कालाइल द्वारा ये खोजा गया था। बेराट का शिलालेख है। तो ये दोनों शिलालेख अपन को कहां से मिलते हैं? भाबरू का शिलालेख और बेराट का शिलालेख कहां मिलते हैं अपन को? बिजक की पहाड़ी। बिजक की पहाड़ी कहां पड़ती है? विराटनगर जयपुर। विराट सभ्यता पुराना नाम उसका हो गया। वापस एक बार पूरा रिपीट कर लेंगे। मैंने कहा सम्राट अशोक के शिलालेख कौन कौन से? दो शिलालेख है, भाबरू का शिलालेख है और आपका बेराट का शिलालेख है। विराटनगर जयपुर में मिलते हैं। बेराट सभ्यता इसका पूरा नाम हो गया। ये शिलालेख बिजक की पहाड़ी से मिलते हैं। उसके अलावा भाबरू का शिलालेख जो 1837 है कैप्टन बर्ट द्वारा। ठीक है, जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? मगध के राजा सम्राट अशोक थे। उसके अलावा बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जिनको कहा जाता है। सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये पता लगता है अपन को। 1840 में इस शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं बेराट का जो शिलालेख है 1877 में खोजा गया। इसको किसने खोजा? अंग्रेज अधिकारी कालाइल द्वारा ये खोजा गया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला बडली का शिलालेख कौन सा है? बडली का शिलालेख है ना। कौन सा है? बडली का शिलालेख है ना। तो बडली का जो शिलालेख है वो कहां मिला अपन को? बडली गांव में मिला। कहां मिला? बडली गांव। अब बडली गांव कहां पड़ता है? मैंने कहा अजमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? अजमेर में पड़ता है। ठीक है, तो बडली गांव में कहां मिला ये? मैंने कहा बिलोत माता का मंदिर जो है अपन को वहां से इसकी प्राप्ति हुई। तो बडली का जो शिलालेख है वो कहां मिला?
पडली गांव में। कौन सा गांव है? पडली गांव। कहां पड़ता है ये? अजमेर में पड़ता है। कौन सी माता का मंदिर है? बिलोत माता का मंदिर है। कौन सी माता? बिलोत माता का मंदिर है। वहां पर ये शिलालेख की प्राप्ति हुई। खोजा गया, किसने खोजा ये? मैंने कहा गौरी शंकर हीरानंद ओझा द्वारा ये खोजा गया। तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है, उन्होंने बडली का जो शिलालेख है उसको खोजा। समझ में आई बात? ठीक है। वर्तमान में यह शिलालेख राजपूताना संग्रहालय में सुरक्षित है। आज के टाइम पर ये जो बडली का शिलालेख है वो राजपूताना संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? राजपूताना संग्रहालय में क्या है? ये सुरक्षित है। भैया ये राजपूताना संग्रहालय कहां है? मैंने कहा अकबर दुर्ग, जो अकबर का दुर्ग था कहां? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर अकबर दुर्ग है, उसके अंदर ये राजपूताना संग्रहालय बना रखा है, उसी के अंदर ही सुरक्षित है। ये 443 है, ये 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। कैसा? 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। जो आपका बडली का शिलालेख है ना, इसको राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो यहां अपन ने थोड़ी सी शिलालेखों के बारे में बात करी। अपन ने आज अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करी है। ठीक है, बाकी अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट मैं एक बार 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट मुझे दो, मैं रिवाइज करा के जाना चाहता हूँ आपसे। रिवाइज करा के जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया वो तो तुम लोग बताओगे। कैसी लगी हिस्ट्री वो समझ बताना। ठीक है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, मजा दिला दूंगा तुम लोगों को। टेंशन मतलब, टेंशन मतलब, बस तुम लोग साथ में बने रहो मेरे। आ जाओ। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत अपन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं? मैंने कहा 3 प्रकार के विभिन्न भागों में बांट दिए इसको। पुरातात्विक, विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार हो गए, साहित्यिक हो गए। पहले अपन पढ़ेंगे पुरातात्विक है। मैंने कहा क्या क्या इसमें? अभिलेख है, शिलालेख हो गए, गुहालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, और सिक्के और मृद भांड हो गए। बात करें अपन ने कि अभिलेख के बारे में, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपियोग्राफी कहलाता है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। प्रेरणा कहां से ली? ईरान से। प्रशस्ति की बात करें तो किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया कोई भी लेख हो वो अपन प्रशस्ति कहते हैं। मैंने कहा शिलालेख की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में है और कुछ राजस्थानी में भी है। शिलालेख मिलते हैं अपन को मंदिर, तालाब के किनारे, बावड़ी, शिलाओं, पत्थर, दीवारों पर लिखे गए जो लेख उनको शिलालेख कहते हैं। सिक्के की बात करें तो सीमा धर्म, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक जो है इनकी जानकारी अपन को यहां से मिलती है। मृत भांड की बात करें, मृत भांड की, तो मृत भांड क्या है? मिट्टी के बर्तन है। मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं, निम्न, मध्य, उच्च। निम्न जो है आपके लाल उनमें ज्यादा होता है, काला उनमें कम, काला ज्यादा लाल कम, वो आपका मध्य हो जाएगा, और जिनमें चित्रित है वो आपके उच्च हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े पर अभिलेख के बारे में, तो शिलालेख पहला पढ़ा अपन ने, तो घोसुंडी का शिलालेख कहां मिला अपन को? घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिला। खोजा किसने? कवि राजा श्यामल दास ने खोजा, 1887 में खोजा। ठीक है, मेवाड़ी कवि थे, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे ये। कवि राजा की उपाधि इन्होंने किसने दी इनको? महाराणा सज्जन सिंह ने इनको दी थी। इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा, किसने? कविराजा श्यामल दास ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको दिया गया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को दिया गया। इस शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। यह शिलालेख ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का है। राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है इसी में मिलता है। लिपि जो है वो कौन सी? ब्राह्मी लिपि है, इसकी भाषा संस्कृत है, ब्राह्मी लिपि है। यह शिलालेख एक मंदिर में पर मिला। कौन सा मंदिर? वैष्णव मंदिर। ये वैष्णव मंदिर जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर माना जाता है। ठीक है, मानमोरी का शिलालेख है। चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर जो झील की जो पाल है वहां पर मानमोरी का जो मानमोरी की जो शिलालेख है वो मिला अपन को। इस शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, सम्राट अशोक की शिलालेख के बारे में बात करें तो कहां मिले? विराटनगर, जयपुर में मिलते हैं। बैराट सभ्यता, ठीक है, बैराट सभ्यता पुराना नाम है विराटनगर का। यह शिलालेख बीजक की पहाड़ी से मिलते हैं। ठीक है, बीजक की पहाड़ी पर 2 शिलालेख मिलते हैं पर को। भाबरू का शिलालेख 1837 में खोजा गया इसको, कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी हैं कैप्टन बर्ट, इन्होंने खोजा। ठीक है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? मगध के राजा सम्राट अशोक थे, ये पता लगता है अपन को। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बात पता लगती है। 1840 में इस भाबरू शिलालेख को कहां मिल जाए? कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। विराट का शिलालेख, ठीक है, विराट का शिलालेख 1877 में अंग्रेज अधिकारी कालाइल द्वारा खोजा गया था। बडली का शिलालेख बडली गांव में बिलोत माता का मंदिर जो अजमेर के अंदर है वहां पर, ठीक है, खोजा गया गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा। वर्तमान में यह शिलालेख राजपूताना संग्रहालय में है, सुरक्षित है। अकबर दुर्ग में ये संग्रहालय है और ये अजमेर के अंदर पड़ता है। 443 ईसा पूर्व का शिलालेख, ठीक है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये राजस्थान हिस्ट्री अपन ने स्टार्ट करी है। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने कुछ पोर्शन पर निकली है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया या नहीं आया, इसी प्रकार अपन चलने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया, जो भी फीडबैक हो प्लीज आप दीजिएगा, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट हो कुछ कभी पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अन्य डाउट्स हैं उनको अपन एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी क्लास लीजिए मस्त फ्रेश होकर लीजिए, क्लासेस आपको डेली मिल जाएंगी। ठीक है, और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तो अगले पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय।